कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि पिछली वीडियो से हमने शुरुआत की थी आपके चैप्टर 5 की, तो आज भी हम चैप्टर 5 की अगली कड़ी लेकर आए हैं आपके लिए। और चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था डाटा हैंडलिंग के विषय में। हमने देखा कि कैसे आंकड़ों को चित्रालेख, दंड आलेख और द्विदंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न आपके लिए और साथ ही कुछ नए कंसेप्ट्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं, हम समय ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है जो पिछली वीडियो पर आधारित है, यदि हम एक दंड आलेख के दंडों में से किसी एक की स्थिति बदल दें तो क्या प्रदर्शित जानकारी में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा, क्यों? तो बच्चों, आपने देखा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारे ये दंड होते हैं। अब आप बताइए कि अगर इस तरह से कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है और इन दंडों की ऊंचाई को घटा या बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रदर्शित जानकारी जो है, मान लीजिए यहाँ पर बेची गई कारों की संख्या है, यहाँ पर महीनों को दर्शाया गया है कि जुलाई में या जनवरी में इतनी गाड़ियाँ बेची गई, फरवरी में इतनी बेची गई, मार्च में, अप्रैल में, तो क्या इनकी जानकारी पर फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इन दंडों की ऊंचाई को घटा या बढ़ा दूं? तो हाँ, अगर मैं मार्च की, मान लीजिए आप मार्च के दंड आलेख को और बड़ा कर देते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि मार्च में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी, जबकि पहले मार्च में कम गाड़ियाँ बिकी थी। तो इस प्रकार जब हम एक दंड आलेख के दंडों में से किसी एक की स्थिति भी अगर बदल दें तो प्रदर्शित जानकारी पर प्रभाव पड़ता है। तो अब आप आगे देखेंगे, जो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है प्रयास करने के लिए, वो क्या है? यहाँ पर दी गई है महीनों के नाम दिए गए हैं और उन महीनों में कितनी घड़ियाँ बेची गई। तो जिस तरह से अभी हमने गाड़ियाँ बेचने की बात की थी, ये घड़ियों पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें भी इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि एक तरफ आप, ये वाई एक्सिस कहलाता है जो वर्टिकल होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इस ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा को वाई एक्सिस और जो नीचे लेटी हुई रेखा है उसको एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की तरफ आप दिखाएंगे घड़ियों की संख्या, कितनी घड़ियां बेची गई, और इस तरफ आप दिखाएंगे महीने। तो आप यहाँ पर इनका दंड, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बनाना सिखाया था, वो आप बना सकते हैं कि 1000 घड़ियाँ बिकी तो कितना दंड कितना ऊंचा होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1000, 1500, 2000, 2500, इस तरह से आपने दंड लिए हैं। तो पहले महीने में 1000 हैं तो यहाँ तक जाएगा, अगले महीने में 1500 हैं तो यहाँ तक आपने 500 के डिफरेंस पर अगर दंड लिए हैं, जो आपका अंतर है वो 500 का लिया है आपने, तो इस तरह से आप इसका दंड आलेख खींच सकते हैं। वो हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से खींच पाएंगे। तो देखिएगा आप कि हम घड़ियों की संख्या, एक दंडालेख मैं आपको आज फिर बना के दिखा देती हूँ। तो हमने लिया कि ये 500 के अंतर पर हमने अंतर जो है, हमने पढ़ा था कि ये जो अंतर है यहाँ से और यहाँ तक का जो अंतर है, ये अंतर सदैव क्या रखना है, ये बराबर रखना है। तो हर दंड के लिए बराबर होगा। यहाँ पर 1000 घड़ियाँ, 1500, 2000, तो अंतर आप देखिए बराबर है, तो इनके बीच में प्रदर्शित करने वाला अंतर भी बराबर होना चाहिए। तो उसने कहा कि पहले महीने में, यानी कि जुलाई के महीने में, यहाँ पर जुलाई का महीना मैं दिखाती हूँ, फिर अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जुलाई के महीने में 1000 घड़ियाँ बिकी तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जुलाई के महीने में 1000। अगस्त के महीने में 1500 घड़ियाँ बिकी हैं तो दंड यहाँ तक चला जाएगा। फिर 2000 घड़ियाँ बिकी हैं, आप प्रश्न देख सकते हैं। फिर 2500 घड़ियाँ बिकी हैं तो दंड जो है वो थोड़ा और ऊंचा 2500 तक जाएगा। और फिर से 1500 बिकी हैं तो ये आ गया हमारा दंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम दंड आलेख बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है, दो बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी पैदल चलना, साइकिल चलना, किस तरह से वो जा सकते हैं? तो इसमें द्विदंड आलेख का निर्माण आप करेंगे। तीसरा प्रश्न जो है, 8 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों द्वारा ओडीआई में जीतने का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें 2 बार का दिया है आपको ओडीआई का, चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप 2006 तक और 2007 में पिछले 10 ओडीआई। तो आपको यहाँ पर भी द्विदंड आलेख का निर्माण करना है, जिसमें कि एक दंड आलेख जो आप है चैंपियन ट्रॉफी का बनाएंगे और 2007 के पिछले 10 ओडीआई का आप अलग तरह से। अब हमें पता है कि जब हम द्विदंड आलेख की बात करते हैं तो एक दंड आलेख हम इस तरह से बनाते हैं, तो दूसरे में हमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से आप शेडिंग कर सकते हैं या फिर दूसरे को इस तरह से दिखा सकते हैं आप कि दक्षिण अफ्रीका की टीम का मान लीजिए ये प्रदर्शन रहा दक्षिण अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया की टीम का रहा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का 2006 में ज़्यादा अच्छा था, फिर थोड़ा कम हो गया। तो दूसरा जो 2007 वाला है आप इस तरह से दिखाते चले जाएंगे। तो ये द्विदंड आलेख का निर्माण आपको दूसरे और तीसरे प्रश्न में करना है। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है आंकड़ों का संगठन। उसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। आंकड़ों का संगठन हम किस प्रकार करते हैं? प्रायः हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया। इसके परिणामों की सूची नीचे दी गई है। कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित। तो आप देखेंगे कि बार बार विषयों के नाम रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे गणित का नाम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, और फिर गणित का यहाँ पर है। तो इस प्रकार से गणित विषय को जो विद्यार्थी पसंद करते हैं उन्होंने बताया। कला विषय के बारे में बात की गई, विज्ञान विषय के बारे में। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद है। कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया, तो यहाँ से अगर हम गिनने लगे तो हमें बहुत देर लग जाएगी। उसके लिए जो तरीका है वो आप अगले उसमें देखेंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। आकस्मिक रूप से लिखी गई रुचियों या पसंदों को देखकर इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों को सारणी 5.1 के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब हम मिलान चिन्ह बनाना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि कला विषय को कितने बच्चों ने लिया। तो कला विषय के बारे में बात करें तो 1, तो जो भी हम टैली मार्क्स बनाएंगे तो कला विषय की बात करते हैं हम। कला विषय की जब बात करते हैं तो कला हम सारे विषय लिख लेते हैं जो जो बच्चों ने नाम लिए हैं। कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, और इसके अलावा कोई विषय है नहीं। तो कला विषय को एक बच्चा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा गणित विषय को लेता है तो हमने वहाँ पर एक वो लगा लिया। विज्ञान विषय को एक बच्चा लेता है। अंग्रेजी विषय को भी एक बच्चा पसंद करता है, अगला बच्चा। फिर गणित को विषय को पसंद करता है। फिर उसके बाद कला विषय के लिए बच्चे ने वोट किया, फिर अंग्रेजी विषय के लिए वोट किया। तो जिस जिस तरह से बच्चों के आते जाएंगे हम एक एक डंडा लगाते जाएंगे उसके लिए। फिर गणित विषय को पसंद करने वाला बच्चा है, फिर अंग्रेजी विषय को, फिर कला विषय को, फिर विज्ञान, फिर कला, और जब भी 4 हो जाएंगे तो जो 5वां डंडा है वो 4 को काटते हुए लगेगा। फिर विज्ञान, उसके बाद फिर से विज्ञान, फिर गणित विषय के लिए एक बच्चा है, फिर कला विषय के लिए तो ये 5वां डंडा इस तरह से काट के लगेगा, मैंने आपको बताया। फिर अंग्रेजी विषय के लिए, फिर कला, फिर से विज्ञान, तो 5वां डंडा इस तरह से, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर कला विषय के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब आप आराम से गिन सकते हैं कि 4 और 1 5, तो 5 का एक बंडल, और 6 7, तो 7 बच्चे कला विषय को पसंद करते हैं, 5 बच्चे गणित विषय को पसंद करते हैं, 5 और 1 6 बच्चे जो है वो विज्ञान विषय को पसंद करते हैं, और अंग्रेजी विषय को पसंद करने वाले 4 हैं। तो अब इस पर विभिन्न प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और वो प्रश्न किस तरह से बनते हैं आप यहाँ देखिए कि आपने देखा हमारे भी यही काउंट्स आ रहे थे। हमने जो टैली मार्क्स बनाए वो इसी तरह से बनाए।
प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता कहलाती है। तो ये जो संख्या आई है इसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता। कि बार बार, कितनी बार वो संख्या आई, कितनी बार वो उस विषय के बारे में बात की गई, तो वो कहलाएगी बारंबारता। यानी कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो वो कितनी बार रिपीट हुई, कितनी बार उसके विषय में बात की गई, या कितनी बार उसको पसंद किया गया, ना पसंद किया गया, जिस भी चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं, तो ये संख्या की क्या कहलाएगी? बारंबारता। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या होती है जितनी बार वह प्रविष्ट आंकड़ों में आती है। तो ये आप डेफिनेशन बारंबारता की यहाँ से ले सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कभी आपको बारंबारता की जगह फ्रीक्वेंसी पढ़ने को मिले, या आपको ये वाला सिंबल आपको देखने को मिले, तो वो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है। गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 5 है। उपरोक्त रूप से बनाई गई सारणी एक बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक प्रविष्टि कितनी बार आई है। तो अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे कम किस विषय को पसंद करने वाले छात्र हैं, तो अंग्रेजी विषय। सबसे ज़्यादा किस विषय को पसंद किया गया, तो वो है कला। तो यहाँ से आपके इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है कि एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, और वो टेलीमार्क्स की मदद से बनानी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप लिखेंगे जो भी पशुओं के नाम यहाँ पर हैं। कुत्ता, कुत्ते के लिए मैं ले लेती हूँ D। बिल्ली यानी कि कैट C, और मछली के लिए फिश F, और फिर खरगोश के लिए है रैबिट का R। और ये 4 तरह के जानवर हैं। अब हम क्या करेंगे? कुत्ता पहले बच्चे को पसंद आया, फिर बिल्ली, फिर मछली, फिर बिल्ली, फिर खरगोश, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली। तो जैसे ही 4 होंगे हमें पता है कि हमें काटना है। फिर खरगोश, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली, तो 5वां आ गया तो हमने काट दिया। कुत्ता 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 3 4 और इस तरह से हमारे पास आ गया बिल्ली। फिर गाय, गाय के लिए हमने कुछ नहीं लिखा था तो हम काऊ लिख लेते हैं। तो गाय पसंद है एक बच्चे को। मछली, फिर खरगोश, फिर डॉग, फिर बिल्ली, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर खरगोश, फिर बिल्ली, फिर मछली और फिर कुत्ता। तो आप देखेंगे कि डॉग और कैट को पसंद करने वाले कितने कितने हैं। तो 5 और 5 10 हो जाते हैं। तो 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, 3 बच्चे यहाँ पर, यहाँ 4 और यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमारी टैली मार्क्स बन जाएंगे। आप इसको व्यवस्थित रूप में बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा, वो हम अभी देख लेंगे। व्यवस्थित रूप में आपको ग्राफ पेपर पर या अपनी कॉपी में भी अगर आप करते हैं तो टेबल बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में आप करेंगे। जब भी आलेख खींचते हैं तो हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे जो हमारा अगला विषय है वो है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों के वर्गीकरण के विषय में हम पढ़ेंगे विषयों की पसंद से संबंधित आंकड़े प्रत्येक प्रविष्टि के अनेक बार आने को दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ कला को 7 विद्यार्थी पसंद करते हैं, गणित को 5 इत्यादि। इस सूचना को आलेखीय रूप से एक चित्रालेख या एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु कभी कभी हमें बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है, जैसे कि कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से हमें जब बड़े आंकड़ों के साथ काम करना पड़ता है, बहुत सारे आंकड़ों के साथ काम करना पड़ता है, तो हमें आलेख खींचने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर 60 विद्यार्थियों के दिए गए हैं, तो इसमें अगर हम टैली मार्क्स बनाते रहेंगे तो हमें बारंबारता मिल जाएगी और उसके बाद उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत एक कठिन कार्य हो जाएगा। तो हम इसके लिए आलेख खींचने का प्रयत्न करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो वह बहुत लंबी होगी, अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं। तो अब देखिए आप कि अगर मैं लिखती कि 8 नंबर
6 नंबर, तो मुझे 1 से लेकर 50 तक, क्योंकि नंबर आए थे 50 तक, तो मुझे 1 से लेकर 50 तक संख्याएं लिखनी पड़ती और उनके सामने उनके टैली मार्क्स लगाने पड़ते, मिलान चिन्ह लगाने पड़ते। तो वो जो बंटन सारणी थी वो बहुत लंबी हो जाती। तो अब हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे 0 से 10 तक के अंकों के लिए एक ग्रुप, 10 से 20 तक के अंकों के लिए, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के अंकों के लिए, और इस तरह से हमने, आप अंक में भी ले सकते हैं या फिर रोल नंबर के हिसाब से जैसे यहाँ लिया गया है। तो हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20। तो ये अंतर जो है 0 से 10, आप देखेंगे कि हर जगह 10 से 20 तक 10 का अंतर है, 20 से 30 तक 10 का अंतर। तो ये अंतर आपको अवश्य समान रखना है, ये जो अंतर है। और ये जो हमने लिया वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें जो ये कहलाती हैं, ये है लोअर लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट, तो ये एक क्लास है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लास। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्लास लिमिट यानी कि निम्न और उच्चतम। तो दो हमारे पास दो तरह की क्लास लिमिट हो जाती है। अब इसमें मिलान चिन्ह बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी 0 से 10 तक के अंक हैं वो इस वाले ग्रुप में डल जाएंगे। तो हमारी बंटन सारणी जो है वो बहुत लंबी ना बनकर एक संगठित बंटन सारणी बन जाएगी। तो इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित हो सकती है। अब उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। तो इनको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, यानी कि ग्रुप में, हमने एक ग्रुप में बांध दिया आंकड़ों को, 0 से 10 तक का एक ग्रुप, 10 से 20 तक का एक ग्रुप। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ से अब आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये जो दो ग्रुप हैं इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा अंक जो हैं 20 से लेकर 40 तक प्राप्त हुए हैं। 8 विद्यार्थियों ने 50 में से 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं 8 बच्चे, 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला है एक बच्चा। तो अब आप देखेंगे समूहों में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक एक वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, या संक्षेप में एक वर्ग कहलाता है। इसको एक क्लास कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो अब ये जो है ध्यान दीजिए कि प्रेक्षण 10 दोनों ही वर्गों 0 से 10 और 10 से 20 में सम्मिलित है। इसी प्रकार 20 वर्गों 10 से 20 और 20 से 30 दोनों में सम्मिलित है, परंतु एक प्रेक्षण 10 या 20 दो वर्गों में एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकता। इससे बचने के लिए हम यह परिपाटी अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होगा, अर्थात प्रेक्षण 10 वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित है। यानी कि अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं तो उसे हम 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में लेंगे, ना कि 0 से 10 वाले वर्ग अंतराल में। अगर 20 आए हैं तो उसे हम 20 से 30 वाले में लेंगे, और इसी तरह से अगर 30 आए हैं तो हम उसे 30 से 40 वाले में सम्मिलित करेंगे। तो 10 निम्न वर्ग सीमा कहलाती है। जो अगर अब मैंने आपको बताया था लोअर क्लास लिमिट, उच्चतम क्लास लिमिट या वर्ग सीमा जिसे हम कहते हैं, तो वो किस तरह से ली जाती है। अब आप देखिए, अगर मैंने कहा कि 10 से 20, तो ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, यानी कि निम्न वर्ग सीमा। आप यहाँ देखेंगे ये नाम निम्न वर्ग सीमा, और ये इस क्लास की उच्चतम वर्ग सीमा है। इसी प्रकार वर्ग अंतराल क्या होता है वो आप देखिए, 20 से 30 में 20 निम्न वर्ग सीमा तथा 30 उच्च वर्ग सीमा। ध्यान दीजिए कि वर्ग अंतरालों इत्यादि में से प्रत्येक की उच्च वर्ग सीमा का अंतर बराबर है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है। तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, अपर वर्ग क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट घटा देंगे तो आपको इनका अंतराल की चौड़ाई या माप मिल जाता है। तो ये था आंकड़ों का वर्गीकरण। अब आगे जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो इस पर आधारित प्रश्न को हम पढ़ने वाले हैं, बारंबारता सारणी से किस प्रकार हल किए जाते हैं प्रश्न। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।